2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा पर ढाका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। सभी 75 जिलों में 4 चरणों में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा मतदान। 2 मई को की जाएगी मतगणना। राज्य में चुनावी आचार संहिता हुई लागू। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर की तर्ज पर अब कानपुर व वाराणसी में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली हुई लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। और प्रदेश में 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। पिछले 24 घंटे में आए कोरोना संक्रमण के 1032 नए मामले। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और समाचार विस्तार से। बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ये सुखद संयोग है कि बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का पड़ाव एक साथ आया है। हम दोनों ही देशों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। उन्होंने कहा कि मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्धों में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया। मुक्ति युद्धों के शूरवीरों को मैं आज याद कर रहा हूं। शहीद धीरेंद्रनाथ दत्तो को, शिक्षाविद रफीकुद्दीन अहमद को, भाषा शहीद सलाम, रफीक, बरकत, जब्बार और शाफिउर जी को मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया। मैं सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी को, बांग्लादेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहां के लोगों के उनके लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि हमें शेख मुजीबुर रहमान जी को गांधी शांति सम्मान देने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी बांग्लादेश के नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहां के लोगों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों की सरकारें इस संवेदनशीलता को समझकर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही हैं। हमने दिखा दिया है कि आपकी विश्वास और सहयोग से हर एक समाधान हो सकता है। हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी इसी का गवाह है। बांग्लादेश स्वाधीन होकर रहेगा। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि बांग्लादेश को दबा करके रख सके। बंगबंधु का यह उद्घोष बांग्लादेश के अस्तित्व का विरोध करने वालों को चेतावनी भी थी और बांग्लादेश के सामर्थ्य पर विश्वास भी था। मुझे खुशी है कि शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश दुनिया में अपना दमखम दिखा रहा है।
जिन लोगों को बांग्लादेश के निर्माण पर ऐतराज था, जिन लोगों को बांग्लादेश के अस्तित्व पर आशंका थी, उन्हें बांग्लादेश ने गलत साबित किया है। साथियों, हमारे साथ काजी नजरुल इस्लाम और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की समान विरासत की प्रेरणा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचने पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रधानमंत्री ने ढाका के सावर में स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर विजिटर्स बुक में संदेश लिखकर अपने हस्ताक्षर भी किए। साथ ही प्रधानमंत्री ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद स्मारक पर पौधे भी लगाए। इससे पहले तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने दौरे के दौरान शहीद स्मारक पर पौधारोपण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में पौधारोपण के दौरान लगाई गई स्मृति पट्टिकाओं की तस्वीर साझा करते हुए इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की तारीखों का आज ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश के 75 जिलों में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने आज संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि पहला चरण 15 अप्रैल को, दूसरा चरण 19 अप्रैल को, तीसरा चरण 26 अप्रैल को और चौथा चरण 29 अप्रैल को संपन्न होगा। सीतापुर की 3, गोंडा की 9, बहराइच की 1 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा न होने के कारण वहां चुनाव नहीं होगा। सभी 18 मंडल के एक जिले में पहले चरण का चुनाव कराया जाएगा। 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना की जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आज से चुनावी आचार संहिता लागू कर दी गई है। पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में मतदान होगा। दूसरे चरण की बात करें तो वहां पर मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुर, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में मतदान होगा। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में मतदान होगा। जबकि चौथे और अंतिम चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशांबी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ में मतदान होगा। चार चरणों में ये चुनाव किए जाएंगे। 4 चरणों में इस बार ब्लॉकवार नहीं करके हम लोग चुनाव जनपदवार करेंगे। पहले फेज में 18 जिले हैं, दूसरे में 19 जिले हैं, तीसरे में 20 जिले हैं और चौथे में 18 जिले हैं। तो इन जिलों का मतदान एक दिन में समाप्त हो जाएगा। पहले चरण का मतदान जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा, 26 अप्रैल को। ये सभी अप्रैल हैं, ये 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा। और मतगणना अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। 3 अप्रैल से
2 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें पहले फेज का नामांकन जो है वो 3 अप्रैल को रखा गया है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 5 अप्रैल को रखी गई है। उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 7 अप्रैल रखा गया है। प्रतीक आवंटन भी उसी दिन सायंकाल 3 बजे के बाद किया जाएगा। फिर 15 को मतदान होगा और मतगणना जैसे कि मैंने बताया ये 2 तारीख को होगा। राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर की तर्ज पर अब प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। इस व्यवस्था में शामिल सभी 4 शहरों की शांति और कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला अपराध नियंत्रण तथा यातायात प्रबंधन को लेकर प्रत्येक 6 माह में समीक्षा की जाएगी और नई पुलिस आयुक्त व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाएगा। इस फैसले के तहत कानपुर और वाराणसी में पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। नई व्यवस्था में कानपुर और वाराणसी को 2-2 हिस्सों में बांटा गया है। वाराणसी को नगर और ग्रामीण तथा कानपुर को नगर व आउटर के रूप में बांटा गया है। दोनों ही जिलों में नगर में पुलिस कमिश्नर जबकि ग्रामीण और आउटर में पुलिस अधीक्षक को कानून व्यवस्था संभालने की कमान सौंपी जाएगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहद मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को कानपुर तथा वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। आज एडीजी असीम अरुण को कानपुर तथा ए सतीश गणेश को वाराणसी का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। डायल 112 के एडीजी असीम अरुण को कानपुर और आगरा जोन में एडीजी रहे ए सतीश गणेश को वाराणसी का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ ही 43 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची भी जारी कर दी गई है। पीपीएस अफसरों के बाद प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कुल 43 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। इसमें 15 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। इंडिया इकोनॉमिक फोरम के वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में 1 साल कोरोना से लड़ते बीता है। प्रदेश में निवेश और व्यवसाय के लिए वातावरण बना है। उन्होंने यह भी कहा कि आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी और हर जिला मुख्यालय व तहसील को 4 लेन में जोड़ने का कार्य हो रहा है। साथ ही 5 नए एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हमने व्यवसाय की सुगमता के लिए प्रदेश में अनुकूल वातावरण बनाया है। उसका ही परिणाम है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश पहले 14वें स्थान पर था, लेकिन आज दूसरे पायदान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार की कोशिशें हैं कि यहां की इकोनॉमिक को $1 ट्रिलियन तक ले जाया जाए। आप याद करिए 2015-16 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था मानी जाती थी और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की ये छलांग अचानक नहीं है और इसके लिए अचानक हम लोगों ने कोई एक कार्यक्रम चलाया हो ये भी नहीं इसका कारण है। हमने मार्च 2017 में आने के बाद से लेकर के लगातार एक प्रयास प्रारंभ किया कि उन क्षेत्रों को हम चिन्हित करेंगे जो उत्तर प्रदेश की आय में वृद्धि कर सके, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो एक नया आयाम स्थापित कर सकें और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। खास तौर पर हम लोगों ने कुछ सेक्टर चिन्हित किए। एक, देश के अंदर उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध और उर्वरा भूमि के लिए जाना जाता है। हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है, तो हम लोगों ने किसानों को ध्यान में रख करके
उस सेक्टर को फोकस किया। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर को हम लोगों ने टच किया था। एमएसएमई सेक्टर कम पूंजी में ज्यादा रोजगार का भी है और इसके लिए हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी एक अभिनव योजना भी 2018 में प्रारंभ की। ये दो जो सेक्टर थे, इसमें कार्य करने के बाद उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, अगर आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में धारणाएं थी कि वहां पर नौकरशाही कोई कार्य करना नहीं देना चाहती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, वहां पे लगातार दंगे होते हैं। ये सभी जो धारणाएं थी, हम लोगों ने उसको बदलने की ठानी और उसके अनुसार हम लोगों ने अपनी कार्य योजना आगे बढ़ाई। आज मुझे प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल संपन्न हुए हैं, विगत 4 वर्ष में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई, प्रदेश एमएसएमई सेक्टर को उभारने में काफी लंबी छलांग हमने लगाई और इसमें व्यापक पैमाने में रोजगार सृजन में भी हमें मदद मिली। स्वाभाविक रूप से अगर हर नागरिक के हाथ को काम मिलेगा, उसके हाथ में रोजगार होगा, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि यह रोजगार उसकी आय की वृद्धि में भी सहायक होगा। कोरोना के संबंध में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने कहा है कि 1 अप्रैल से प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी कोविड टीकाकरण शुरू होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक दोनों डोज मिलाकर 54,01,913 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 1032 मामले सामने आए हैं, जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,824 हो गई है। 2 आवश्यक सूचनाएं आपको देनी है। एक तो ये कि दिनांक 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक के सभी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र हो जाएंगे। अभी तक वैक्सीनेशन केवल 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का किया जा रहा है और 45 से 60 साल के बीच के ऐसे लोगों का किया जा रहा है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है। लेकिन 1 अप्रैल से 45 से 60 वर्ष के लोगों के लिए भी किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 45 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रहता हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो, वो 1 अप्रैल से अपना वैक्सीनेशन करवा सकता है। और इसके लिए आप जो हमारे वैक्सीनेशन के केंद्र हैं जिनमें बुकिंग के लिए स्लॉट्स होते हैं, आप वहाँ पर बुकिंग भी करवा सकते हैं। बुकिंग करवा के आप वहाँ जा कर के अपने नियत दिनांक पर वैक्सीनेशन का कार्य करवा सकते हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1032 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या बढ़कर के 5,824 हो गई है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक कुल 5,96,698 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुए हैं। इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 97.6% चल रहा है। कुछ समय पहले रिकवरी का प्रतिशत 98.25 तक था, अर्थात जो केसेस अभी हाल में बढ़ रहे हैं उसके कारण से रिकवरी के प्रतिशत में थोड़ी सी मामूली गिरावट आई है। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बूथ संपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान को बरेली में सफल बनाने के लिए केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने शहर के सभी बूथों पर पहुंचकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी की स्थिति जानी। केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को लोगों तक सरकार की नीतियों और कामों को बेहतर ढंग से पहुंचाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। पार्टी बूथ कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा लाने के लिए इस तरह के अभियान चला रही है। आज से पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और पार्टी चुनाव में केवल समर्थन देगी, सिंबल नहीं। हमारा मतदाता के साथ जीवंत संपर्क रहे और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं
कि हमारा हर सक्रिय कार्यकर्ता आम जनता से मिले, उनकी समस्याओं को सुने और कैसे हम उनका समाधान करें इसकी चिंता करें। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं और दूसरी हमारी योजनाएं आम आदमी तक पहुँचे। जैसे कि हमने एक काम में कराया कि जो भी सहायता पहुँचा रहे हैं वो पूरी की पूरी उस व्यक्ति को मिले जिसको हम दे रहे हैं, एक भी पैसा कम ना हो। क्योंकि हमें ध्यान है एक प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि हम अगर 100 पैसे भेजते हैं तो मुश्किल से 14 या 15 पैसे ही पहुंचते हैं। हम अगर 100 भेजेंगे तो 99 नहीं, पूरे 100 के 100 पहुंचेंगे। इसलिए हम आम व्यक्ति से मिलें, लोगों के सुख दुख की बात करें और जो देश की योजनाएं हैं वो वास्तव में क्रियान्वित सही ढंग से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसकी हम चिंता करें। तो इसी के तहत पार्टी जो विभिन्न स्तरों पर प्रोग्राम दे रही है, उसी के तहत अब हर क्षेत्र में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, उसमें जो भी हो, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, वो आम व्यक्ति से मिले, उनके सुख दुख की बात करें। पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के दीघवा पोटवा गांव में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ITI का शिलान्यास करने आए प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा बसपा की सरकारों ने जातिवाद के नाम पर वोट तो लिए हैं, लेकिन उनके कल्याण का कोई भी काम नहीं किया। अब केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सभी जनहित की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के पात्र व्यक्तियों तक निर्बाध पहुंच रहा है। उन्होंने कहा है कि लगभग 12.5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ITI का आज शिलान्यास होना था, परंतु त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने से शिलान्यास पत्थर का अनावरण नहीं किया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आजादी के स्वर्ण जयंती तक भारत विश्व में बहुत मजबूत होकर उभरेगा। इसी लक्ष्य को लेकर केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। कार्यक्रम में आए किसानों को बीज किट का वितरण भी किया गया। कार्य वो प्रगति पर रहे, इसके लिए आज आधारशिला रखने का कार्यक्रम था। क्योंकि आज सुबह ही कोटा कंडक्ट लग गया, इसलिए हम लोगों ने शिलान्यास या पर्दा नहीं हटाया। लेकिन चूँकि पहले से फंड वगैरह जारी हो गया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से ITI बनेगी और यहाँ के क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने देवरिया जनपद के पथरदेवा विकास खंड में 2 ITI स्वीकृत किया है। एक पथरदेवा के बजरिया में, दूसरा दशहरी देवरिया के दीघवा पोटवा गांव में। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय श्री नंद कुमार नंदी जी के द्वारा यह विशेष रूप से सहयोग दिया गया है। इसके लिए मैं उनको अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देता हूँ और उनको के प्रति आभार प्रकट करता हूं। लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञान के प्रति उत्सुकता पैदा करना आज जरूरी है। लोगों तक वैज्ञानिक रिसर्च पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। ये बात आज लखनऊ में बीरबल साहनी पूर्णावर स्थित विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित कार्यशाला में विधान परिषद सदस्य RK शर्मा ने पत्रकारों से कही। संस्थान के निदेशक वंदना प्रसाद ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि विज्ञान संचार को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने की संभावनाएं अधिक है। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद वैज्ञानिक रिसर्च को सरल माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि लोग उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। कार्यशाला में लखनऊ स्थित केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का आयोजन विज्ञान प्रसार के सहयोग से किया गया। हमारे समाज में साइंटिफिक टेम्पर कैसे लाया जाए, लोगों को हमारी जो विरासत है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उसमें बहुत सारे साइंस के बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं, उनको भी हम नई जनरेशन को विशेष रूप से कैसे समझावें और हर व्यक्ति के मन में साइंस के प्रति जागरूकता ही नहीं बल्कि प्रेम उत्पन्न हो, उसमें ये वर्कशॉप मुझे लगता है दिशा दिखाएगा।
साइंस कम्युनिकेशन एक ऐसा एरिया है जिसको कि हमें लगता है कि इसमें अभी बहुत कुछ हो सकता है, खासतौर से यंगस्टर्स जो हमारे बच्चे हैं जो अभी बडिंग साइंटिस्ट हैं, उनको इससे अवगत कराना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि इस चीज़ को वो आगे लेके जाए। अगर हम साइंस कर रहे हैं, अच्छी साइंस कर रहे हैं, लेकिन हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, मासेस तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं एक कमज़ोरी की तरह से देखी जाती है और इस कमज़ोरी को हमें हटाना है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।